नमस्कार दर्शकों, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी। अगर हम खेती में क्रांति की बात करें तो सबसे पहले हमारा ध्यान जैविक उर्वरक और जैविक कीटनाशक की अपनी ओर खींचते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं डीजीएम नॉर्थ आईपीएल बायोलॉजिकल से गगनदीप सिंह जी। गगनदीप सिंह जी पिछले 15 वर्षों से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की इस्तेमाल को फार्मिंग कम्युनिटी में बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आज हम गगनदीप सिंह जी से चर्चा करेंगे कि कैसे हम कीटनाशकों और जैविक फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके अपनी फसल को और उपजाऊ बना सकते हैं। साथ ही उनसे ये जानेंगे कि पैडी की पैदावार को और अच्छा और उपजाऊ बनाने के लिए किस तरीके के क्रॉप सॉल्यूशंस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो जैसे हमने बात करी अभी कि आप पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हैं, तो आपके अनुसार इस फील्ड में किस तरीके का इवोल्यूशन आ रहा है जहां फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के यूज से फार्मिंग कम्युनिटी को फायदा हो रहा है, और इस फायदे के लिए आप किस तरीके के स्टेप्स उठा रहे हैं? मैम ऐसा है कि ये जैसे पहले केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड का जब ये रुझान स्टार्ट हुआ तो लोगों को इसने बहुत बेनिफिट किया था। बहुत से डिसीज थे और एक जो क्रॉप था उसका ईल्ड एक जगह पे आके रुक गया था, तो इसने इम्प्रूव किया उसको। तो धीरे धीरे साथ में ये भी बढ़ने शुरू हुए, लेकिन एक पीक पे आके एक ऐसा पॉइंट आ गया कि वहां पे आके अगर आप फर्टिलाइजर और बढ़ाओगे या केमिकल और पेस्टिसाइड या केमिकल फंजीसाइड और बढ़ाओगे तो यील्ड बढ़ने की बजाय उल्टा उसका नुकसान होना शुरू हो गया। हमारी जो सॉइल है उसकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो गई, और साथ में ही जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्शन हाथ में आ रही है उसमें केमिकल रेसिड्यू की मात्रा पहले से बहुत ज्यादा देखी जा रही है। तो ये चीजें बहुत घातक हुई हैं, लेकिन पिछले 8-10 साल से देखा है लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। केमिकल पेस्टिसाइड को, केमिकल फंजीसाइड को वो धीरे धीरे कम करना चाहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर को भी वो कंट्रोल में लाना चाहते हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अगर ऐसा फ्लो आने वाले 4 या 5 साल में चलता रहा तो उम्मीद है कि हमारा देश केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर को एक मिनिमम लेवल पे ले जाने में कामयाब हो जाएगा। तो जो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, तो इससे किसानों को कितना फायदा होने की उम्मीद है? देखिए मैम, इसका ये है कि सबसे पहले ये जरूरी होता है कि हम केमिकल पेस्टिसाइड को हटा के, केमिकल फर्टिलाइजर को हटा के जैविक उर्वरक या जैविक कीटनाशक उसमें अगर देंगे तो सबसे पहले तो किसी भी फार्मर की जो क्रॉप है उसका लॉस नहीं होना चाहिए। तो हमारा आज का जो नारा है, जो लोगों को हम जागरूक करते हैं कि हमने केमिकल को 100% बंद नहीं करना है, एक बार हमने उसको धीरे धीरे नीचे लाना है। अगर वो 2 बैग यूज कर रहा है तो उसके किसी तरीके से 1.5 पे लाया जाए, फिर 1 पे लाया जाए। ऐसा ही जहां पे जरूरत है वहां पे जैविक अगर कीटनाशक कंट्रोल कर पा रहे हैं तो हम उस पे केमिकल पे ना जाके हम वहां पे जैविक कीटनाशकों के साथ कंट्रोल करें, जैविक फंजीसाइड के साथ यूज करें। तो ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे केमिकल कम होने शुरू हो जाएंगे, और ऐसे ही जो सॉइल की हेल्थ है जैसे वो सुधरनी शुरू होगी तो हमारी यील्ड में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक इसका पूरा पैटर्न है, धीरे धीरे इसको फॉलो करते जाएंगे तो हमारे लोगों का, हमारे फार्मर्स का आगे के आने वाले टाइम में भला होना शुरू हो जाएगा। अगर इसी के चलते हम एक स्पेसिफिक क्रॉप धान पर ध्यान दें, तो आपके अनुसार धान में किस तरीके के पोषक तत्व होने चाहिए जो आम इंसान को फायदेमंद हो? मैम ऐसा है कि पौधा भले कोई भी हो जी, साइंस में ये माना जाता है कि उसको 60 न्यूट्रिएंट चाहिए। इसमें से एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश, ये मेजर एलिमेंट है, और बाकी हैं वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन पौधे को वो 16 के 16 प्रॉपर फॉर्म में चाहिए होते हैं, और जब वो पौधे को सभी बैलेंस एक डाइट के फॉर्म में मिलेंगे तो आपका पौधा ईल्ड देगा। वो बीमारियों के प्रति, उनके बीमारियों को रोकने के लिए, उनसे लड़ने के लिए सक्षम रहता है। तो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं उसके लिए। और जैसा कि मैं थोड़ा सा आपको आसानी से बता देता हूं, पीएयू लुधियाना जो एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने वाला, उनको गाइड करने वाला, धान की खेती के लिए उन्होंने नाइट्रोजन है जो वो 90 केजी यूरिया उन्होंने बोला है कि इसको यूज करना चाहिए धान की खेती के लिए। ऐसे ही फास्फोरस के लिए वो डीएपी 27 केजी वो रेकमेंड करते हैं कि वो जाना चाहिए। और अगर डीएपी की जगह पे हमने सुपर फास्फेट यूज करना है तो वो 75 केजी के आसपास वो रेकमेंड करते हैं। 20 केजीज एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, वो काफी रहता है, पोटाश न्यूट्रिएंट है जो उसकी अवेलेबिलिटी के लिए। लेकिन अगर हम फील्ड की बात करें, ये उनकी रिकमेंडेशन है कि ये धान में एक प्रॉपर यील्ड देने के लिए
ये न्यूट्रिएंट हैं जो आपके पौधों को इन फर्टिलाइजर्स के सहारे मिल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है फार्मर प्रैक्टिस की, तो आप हैरान होंगे कि वहां पे इसे डबल या ट्रिपल या उससे भी थोड़ा ऊपर लोग यूज करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग डाल रहे हैं वो उनके पौधे क्या उतना ले पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने बताया कि इतने फर्टिलाइजर्स के आपकी जो क्रॉप है वो प्रॉपर आपको यील्ड देने वाली है, तो लेकिन वो यील्ड जब नहीं आती तो लोग परेशानी में क्या करते हैं, धीरे धीरे फर्टिलाइजर की मात्रा को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो ये समझ नहीं पाते हैं कि न्यूट्रिएंट जो हमने डाले हैं वो हमारे पौधे ले क्यों नहीं पा रहे हैं, वो कौन सा फैक्टर है जो उनको प्रभावित कर रहा है। तो उसको हमें ठीक करना होता है ताकि उतना जितना यूनिवर्सिटी ने रेकमेंड किया उतने से ही हमारी क्रॉप है वो 100% आ पाए, ना कि हम उसको डबल या ट्रिपल ऐसे बढ़ाएं। जी, तो जैसे आपने बताया न्यूट्रिएंट्स इफेक्ट करते हैं, तो पैडी की फसल में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स को अफेक्ट करते हैं? मतलब हम किस तरीके से उनका जो फैक्टर्स है उनकी मात्रा को डिक्रीज कर सकते हैं ताकि वो एक बेटर आउटपुट हमको मिल सके? बिल्कुल मैम, एक्चुअल क्या है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है, हम यहाँ पैडी की बात कर रहे हैं लेकिन ये बात सिर्फ पैडी के लिए नहीं है। भले ही आप गार्डनिंग कर रहे हैं, सिट्रस की खेती आपकी, या आप धान लगा रहे हो, आप वीट की खेती कर रहे हो, आप शुगर केन कर रहे हो, ये सभी में ही ऑलमोस्ट सोइल की हेल्थ को मापने का एक आसान तरीका है कि सोइल की पीएच कैसी है। पीएच का मतलब होता है सोइल में जो क्षारीय अंग है और एसिडिक अंग है उनका एक अनुपात होना चाहिए। 6.5 के 7.5 के अंदर अगर उसका पीएच लेवल रहता है तो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो पौधे को पूरे के पूरे अवेलेबल रहते हैं और बड़ी आसानी से वो पौधा ले पाता है। फिर अगर आप उसमें जितना भी फर्टिलाइजर डालोगे वो पूरे का पूरा आपके पौधे को मिलेगा। लेकिन किसी वजह से अगर आपकी सोइल का पीएच बढ़ना शुरू हो गया, वो बढ़ चुका है, वो 8.5 पे 9 पे 7.5 से ऊपर चला गया है, तो जो आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो उसका एक बहुत ही कम पार्ट वो पौधे सोइल में से ले पाएंगे। तो अगर वो कम पार्ट मिलेगा तो क्या होगा कि आपके पौधे प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आपको उसका यील्ड नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो दाना नहीं भरेगा, खाली रह जाएंगे। ये सारी की सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं आपकी सोइल की पीएच के साथ। तो सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी बात करते हैं हम अक्सर, वो ये है कि आपकी सोइल का पीएच कैसा है, वो निर्धारित करेगा कि आपकी आने वाली फसल है जो वो कैसी होने वाली है। पीएच आसान भाषा में कहना हो तो वो जो जमीन की सेहत है उसको बताने वाला एक मीटर कह सकते हो उसको। अगर वो सही है तो सब कुछ सही है, अगर उसमें कोई फॉल्ट आना शुरू हो गया है, तो अगर वो बढ़ना शुरू हो गया है, तो आपकी क्रॉप में आप कितना भी फर्टिलाइजर डालोगे वो वैसा काम नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले इसको ठीक करना होगा। हमारे लोग क्या करते हैं, पीएच बढ़ गया, उसको ठीक करने की बजाय उनकी कोशिश रहती है कि मैं 1 बैग से 1.5 बैग कर दूं, 1.5 बैग से 2 बैग कर दूं, फिर 2.5 बैग कर दूं, क्योंकि उनको ये जो फैक्टर है इसके बारे में पता नहीं है, ये बताया नहीं है। अगर वो इस चीज को समझें तो फिर वो कोशिश करेंगे कि उसकी मात्रा को ना बढ़ा के हमारी सोइल का जो पीएच है उसको ठीक करें, ताकि जितना हमने फर्टिलाइजर डाला वो उसको प्रॉपर मिल पाए। जैसे हम पीएच के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की मदद से हम कैसे अपनी जमीन के पीएच लेवल को मेंटेन कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे ध्यान देने वाली बात है। अगर हम थोड़ा पीछे की ओर देखें, खेती ऐसा नहीं है कि पिछले 50, 60 या 100 सालों में होनी शुरू हुई है जी। खेती सदियों से होती आ रही है, सदियों से वो भूमि आपको ठीक ठाक बढ़िया फसल देती आ रही थी। अब पिछले फर्स्ट जो फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें, ये जो यूरिया है, ये हेबर-बॉश ने 1920 के आसपास इसको इन्वेंट किया और उसके बाद अदर जो फर्टिलाइजर्स हैं वो आने शुरू हुए हैं। तो उसके बाद से ही ये चीजें बहुत तेजी से बदलनी शुरू हुई हैं। पिछले 100 साल में एग्रीकल्चर में जितना बदलाव हुआ है उतना पिछले शायद 1000 साल में भी नहीं हुआ। तो वो चीजें एकदम से बदली कैसे हैं? पहले क्या था, पहले हमारे लोग खेतों में क्या यूज किया करते थे? हमारे लोगों के पास उर्वरक के नाम पर मात्र गोबर की खाद हुआ करती थी। वो गली सड़ी खाद खेतों में डाल दिया करते थे और उस खाद में जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते थे वो अवेलेबल फॉर्म में होते थे, वो चले जाते थे। और साथ में गोबर को गलाने सड़ाने वाले जो बैक्टीरिया है वो भी खेत में चले जाया करते थे। वो जब डालते थे वो भी साथ में चले गए। तो वो जो बैक्टीरिया थे वो वहां पे सोइल में अपने आप को मल्टीप्लाई करके अलग अलग तरह के एंजाइम रिलीज करते थे। वो एंजाइम आपकी भूमि का पीएच बढ़ने नहीं देते थे। पीएच सोइल में क्षारीय है, अगर एसिड बढ़ना शुरू हो गया, एसिड मेंटेन होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब पीएच नीचे आना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा।
तो वो सॉइल में धीरे धीरे वो एंजाइम एसिड रिलीज किया करते थे और पीएच मेंटेन हुआ रहता था। जैसे ही हमने ये फर्टिलाइजर खाद यूज करने शुरू किए तो धीरे धीरे वो पीएच बढ़ना शुरू हो गया, वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया जी। अब हमारे पास वापस परतने का सबसे बढ़िया इलाज क्या है? हमें वही करना होगा जो हम सदियों से करते आए थे। हमें गोबर की खाद खेतों में देनी चाहिए। अगर हम गोबर की खाद खेतों में नहीं दे पा रहे हैं, आज के हालात के हिसाब से इतने पशु बैल हम रख नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास एक और बहुत बढ़िया हल है। उसी गोबर की खाद से निकाले हुए और उसको लैब में मल्टीप्लाई करके हम फास्फोरस को घोलने वाला बैक्टीरिया देते हैं, पीएसबी। बहुत सी गवर्नमेंट्स हैं, बहुत से स्टेट में इंस्टीट्यूट हैं, इसको प्रमोट करते हैं, पीएसबी, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। हमारी कंपनी फॉस्टर नाम का एक प्रोडक्ट देती है। अगर आप इसको सॉइल में डालोगे तो ये सॉइल के पीएच को धीरे धीरे मेंटेन कर देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने समय में वो किया करती थी, जो हम गोबर की खाद डाला करते थे। थोड़ा सा आसानी से समझना हो तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फार्मर्स को इजी समझ आ जाएगा। जैसा कि हमारे घर में दूध होता है तो दूध का पीएच हम मानते हैं 8, 8.5, 9 तक चला जाता है, जबकि दही का पीएच 3.5, 4 के अंदर रहता है। जबकि दूध और दही दोनों एक ही चीज मानी जाती है, इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ क्या होता है कि जो उसमें हम जाग लगाते हैं वो जाग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। जब हम उसको उस दूध में डाल देते हैं तो उसमें लगातार वो लैक्टिक एसिड रिलीज करता है और वो दूध हाई पीएच से लो पीएच की ओर आके दही बन जाता है। तो जैसे दूध को दही में कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, ऐसे ही ये फास्फोरस को सोलुबलाइज करने वाला बैक्टीरिया फॉस्टर है, जो ये खेत में आपके हाई पीएच को धीरे धीरे अलग अलग तरह के एंजाइम एसिड रिलीज करके पीएच को लो कर देता है और उसके साथ हमारी जो समस्याएं हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। मैं आपको इसके साथ ही थोड़ा सा और चीज एक बताना चाहूंगा जी। इसके ऊपर रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक अदारा है बेंगलोर में जी, उन्होंने पीएसबी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है और उसकी एक बुकलेट है, वो मार्केट में भी अवेलेबल होगी, नहीं तो हम उसकी साइट पे भी फार्मर देख सकते हैं, उसको वहां से पढ़ी जा सकती है। उन्होंने पीएसबी के बारे में एक रिसर्च किया और उन्होंने बताया है कि अगर पीएसबी हम खेतों में यूज करना शुरू करें तो ये बैक्टीरिया 1 हेक्टेयर से, मतलब 2.5 एकड़ जमीन से 30 से 50 किलो P2O5 यानी कि प्योर फास्फोरस है वो आपका सेव करता है। और दूसरा फायदा इसका सबसे बड़ा क्या होता है, जब आप इसको सोइल में डालते हो तो ये पौधों का अर्ली रूट डेवलपमेंट में फायदा करता है। रूट की डेवलपमेंट होती है, रूट दूर तक बढ़ती है और जितनी वो रूट अच्छी होगी उतने ही आपके पौधे को न्यूट्रिएंट ज्यादा अवेलेबल होंगे, टाइमली अवेलेबल होंगे। उस वजह से पौधा अच्छा ग्रोथ करता है और उसका यील्ड पे इंपैक्ट आता है। एक चीज उन्होंने और साफ साफ बताई है कि ये जो पीएसबी है, अगर आप इसको सोइल में डालते हो तो ये सोइल में अलग अलग तरह के एंजाइम जैसे मैलिक, सक्सीनिक, फ्यूमेरिक, अल्फा कीटो, ग्लूट्रिक, सेट्रिक, ये ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करता है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड पीएच को मेंटेन करने में फायदा करते हैं। जब सोइल में एसिड जाएगा तो पीएच धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि ये जो एंजाइम है ये पौधे को मैच्योरिटी की तरफ तेजी से बढ़ाते हैं। और उसके साथ क्या होता है कि जो आपके खेत में क्रॉप होने वाली है उसकी एक रेशियो रहती है स्ट्रेन और ग्रेन्स की, ये उस रेशियो को सुधार देता है। अगर मान लीजिए आपके खेत में जो टोटल 100 यूनिट क्रॉप है उसमें से 50 आपका मान लीजिए स्ट्रॉ है और 50 आपका ग्रेन है, तो ये उस रेशियो को इंप्रूव कर देता है, ये उसको 2-4% बढ़ा देता है ग्रेन्स की रेशियो को। तो उसके साथ क्या होगा, आपका यील्ड बढ़ना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पहले किसान, जैसे आज से अगर मैं 30 साल पहले की बात करूं तो यूरिया और डीएपी डाला करते थे, और आज की अगर मैं बात करूं तो किसान यूरिया, डीएपी, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरॉन, मोलिब्डेनम, सभी तक जितने न्यूट्रिएंट है वो सारे डालने पड़ रहे हैं उसको। तो इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि ये सोइल में जो फिक्स हो चुके जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये उनको अवेलेबल करवा के आपके पौधों को देता है। तो उसके कारण क्या होगा, जो आप अदर न्यूट्रिएंट डाल रहे हो उनकी मात्रा कम कर सकते हो या बंद भी कर सकते हो, क्योंकि सोइल में से वो न्यूट्रिएंट खत्म नहीं होते, वो अलग अलग तरह के कंपाउंड बना के सोइल में फिक्स हो जाते हैं, ये उनको रिलीज करवा के आपके पौधों को देगा। तो अगर आपने अपनी जमीन की हेल्थ को ठीक करना है तो इससे बड़ा उपचार मार्केट में और कोई नहीं है। जैविक उर्वरकों में सबसे अच्छा और भूमि को सुधारने वाला और आपकी भूमि को फ्यूचर के लिए अच्छा बनाने वाला ये प्रोडक्ट है फॉस्टर, जो हम इसके लिए रेकमेंड करते हैं सोइल की पीएच को ठीक करने के लिए और आपका जो पौधा है उसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए। तो ये तो बात हुई मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए।
एक किसानों का बहुत बेसिक सवाल होता है कि वो मिट्टी के थ्रू अपने पौधों के अंदर और न्यूट्रिएंट कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल आसान शब्दों में समझाना चाहें तो किसानों को किस तरीके से समझाएंगे कि वो अपने पौधे में न्यूट्रिएंट्स और अच्छे से बढ़ा सकें? बिल्कुल मैम, एक्चुअल क्या है कि पौधे का सिस्टम ऐसा रहता है कि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट वो सॉइल से ही प्राप्त करता है, लेकिन जो आपकी सॉइल है उसकी कंडीशन ऐसी रहनी चाहिए कि वो वहां से ले पाए। किसानों को थोड़ा सा समझने के लिए एक ये चीज बहुत जरूरी सीखनी है कि एग्रीकल्चर में दुकान से सामान लाके खेत में डालना वो एक अलग चीज है। आपका सामान जो मटेरियल आपने डाला है, जो फर्टिलाइजर आपने डाला है, उसका कितना पार्ट आपके पौधों को मिलेगा वो एक अलग दूसरी बात है। अगर ऐसा हो कि जो मटेरियल आपने डाला है वो पौधे ले पाए, तो आप देखेंगे कि यहाँ दिल्ली से लेके पंजाब के आखिरी एंड तक सभी फार्मर्स एक जैसा अगर फर्टिलाइजर डालना शुरू कर दे तो इनकी सबकी ईल्ड एक जैसी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक ही फार्मर में एक ही गांव के अलग अलग खेत रहते हैं, जो उनमें से एक में ईल्ड कुछ और आती है, वही फर्टिलाइजर डालने के बाद दूसरे में कुछ और आती है। रीजन क्या होता है कि फर्टिलाइजर जो डाला है वो सॉइल की जो स्ट्रक्चर है, उसका पीएच है, वो कैसा, वो बताता है कि पौधे को क्या मिलने वाला है। तो अगर हम ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो इसके साथ हमारा जो पीएच लेवल है अगर वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा तो हमारी भूमि की हेल्थ सुधरनी शुरू हो जाएगी। तो जो न्यूट्रिएंट पड़े हैं या जो हमने डाले हैं वो पौधों को तेजी से और बढ़िया आसानी से मिलने शुरू हो जाएंगे। पौधे वो न्यूट्रिएंट को ले पाएंगे और उसके साथ पौधे अच्छी ग्रोथ करेंगे, ईल्ड में भी उसका फायदा दिखेगा। और सबसे बड़ा फायदा, धीरे धीरे हम अगर इसको करना शुरू कर देंगे तो जो आपका केमिकल फर्टिलाइजर उसकी मात्रा को साल प्रति साल आप धीरे धीरे कम करके बहुत ही मिनिमम लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैव उर्वरक की बात करें, जैव उर्वरक और कीटनाशक को किसान किन किन तरीकों से अपनी फील्ड में यूज कर सकते हैं जो उनको प्रॉफिटेबल हो? सबसे पहले हम जैव उर्वरक की बात करते हैं। तो जैव उर्वरक, जैसे ही आपने खेत में अपना धान ट्रांसप्लांट किया है जी, तो आपने ये जो हमारा फोस्टर है, मान लीजिए अगर हमें इसको यूज करना है जैव उर्वरक के रूप में, तो 4 किलो इसकी मात्रा होती है। 4 किलो हम मिट्टी में मिला के या गोबर की खाद में मिला के इसको ट्रांसप्लांट करने के 5-7 दिन के अंदर अंदर आपने खेत में डाल देना है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपके पौधों को वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम लेट डालेंगे तो काम नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो जैव उर्वरक होते हैं इनका काम है एक बार खेत में डालने के बाद आपके रूट के साथ एसोसिएटेड होके जब स्टार्ट हो गया तो ये जब तक आपके खेत में क्रॉप है आपके रूट के साथ जुड़े उसको लगातार काम करेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर का क्या है कि आप एक बार डालोगे, कुछ टाइम के लिए वो उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे वो कम होकर रुकनी शुरू हो जाएगी। ये लगातार काम करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसको जितनी जल्दी डाल दें उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपकी जो क्रॉप की पूरी एज रहने वाली है ये उसको पूरी एज के दौरान न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें, ना कि अगर हम लेट डालेंगे तो वो गैप धीरे धीरे छोटा रह जाएगा, वो पीरियड छोटा रह जाएगा। जैसे ही आपने खेत में ट्रांसप्लांट किया आपने इसको डालना है, मिट्टी में मिला के 4 किलो डाल सकते हो, गोबर में मिला के 4 किलो डाल सकते हो, या जैसे भी आपको इजी लगे इसको खेत में डालना है। तो फिर ये लगातार जब तक आपकी क्रॉप जिंदा है ये काम करता रहेगा। बहुत से फार्मर्स क्वेश्चन करते हैं, मार्केट में भी क्वेश्चन आते हैं, हम मीटिंग्स करते हैं बहुत सी लोगों को जागरूक करने के लिए। तो वहां पे ये सवाल आता है कि मेरे खेत में मेरा धान बहुत ही अच्छा था दिखने में, उसमें कोई कमी नहीं लग रही थी, कोई पीलापन नहीं था, कोई उसमें डिसीज नहीं आई, कोई सकिंग पेस्ट का अटैक नहीं हुआ, पकने पे आया तो वो गिरना शुरू हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जो भी आपने फर्टिलाइजर यूज किए हैं वो स्टार्टिंग फेज में कर दिए और धीरे धीरे आपकी सोइल का, जैसे मैंने बताया, पीएच बढ़ा हुआ था, वो न्यूट्रिएंट कुछ टाइम पे काम करने के बाद वो बंद करते हैं। अब जब पौधा पकने का टाइम आता है तो उसको तब न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा बैलेंस्ड मात्रा में चाहिए होते हैं, तो वहां पे आपके जो रूट है वो प्रोवाइड नहीं करवाती है, तो आपका पौधा अचानक से सूखना शुरू हो जाता है और वो सूख के नीचे ही गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो सीधा सीधा नुकसान हमारे ईल्ड का होता है। दाने नहीं हमारे हाथ में आते, पूरे साल की हुई हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। अगर ये प्रोडक्ट हम वहां पे यूज करेंगे तो ये शुरू से लेके लास्ट मोमेंट तक जब आपकी क्रॉप को न्यूट्रिएंट चाहिए होगा ये प्रोवाइड करवाएगा। तो ऐसी समस्याएं वहां पे नहीं आती। तो अभी आपने जैसा बताया कि मिट्टी में मिलाकर हम यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स को, तो उनकी मात्रा कितनी रहनी चाहिए जो एक सस्टेनेबल उनको पूरा ग्रोथ वो दे सके? मैम उसके लिए मात्रा इसकी एक थैली 4 kg की होती है, जो पर एकड़ के लिए काफी होती है। हाँ, कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है, अगर कोई सोचे कि 4 kg मात्र 1 एकड़ में क्या करेगा, बहुत बड़ा एकड़ होता है, 4 kg क्या करेगा।
तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, ये जिंदा चीज है, जैसे ये जाएंगे मल्टीप्लाई होंगे तो ये बढ़ेंगे। बिल्कुल, अगर मान लीजिए आपने 1 किलो दूध की दही जमानी है तो 1 क्विंटल की दही जमानी है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 1 क्विंटल में आपको जाग 10 किलो की लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। उतनी ही लगानी होती है, वो मल्टीप्लाई करके अपने आप को बढ़ा लेते हैं। ऐसे ही 4 किलो खेत में मल्टीप्लाई होकर बहुत ही बड़ी मात्रा में फैल जाते हैं और धीरे 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 आपकी क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो इसकी मात्रा 4 किलो नॉर्मल क्रॉप्स के लिए पूरी तरह से सक्षम है वो काम करने के लिए। अगर हम धान की खेती की बात करें तो फसल में कई तरह के रोग आ जाते हैं और उसके कारण कभी कभी किसानों को पता नहीं लग पाते हैं। तो आपके अनुसार वो किस तरीके के रोग होते हैं जो फसलों में आ जाते हैं और उनके क्या कारण होते हैं? मैम, ये जो धान के खेतों में बीमारियां आती हैं, जो रोग आते हैं, बेसिकली लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे लोगों को क्या लगता है कि अगर खेत में मान लीजिए स्टेम बोरर आ गया तो वो भी उनको ऐसा लगता है कि रोग आ गया है, डिसीज आ गई है। अगर कोई सकिंग पेस्ट आ गया है पौधा, उसकी वजह से पीला पड़ रहा है, तो उनको तो भी लगता है कि ये हो गया है। इवन के कई बार न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाए तो भी पौधे पीले पड़ते हैं, तो उनको फार्मर्स को ऐसा लगता है कि कोई बीमारी आ गई है, कोई रोग आ गया है। तो किसान भाइयों के लिए मैं थोड़ा सा रोग को पहचानने का आसान तरीका बताता हूं। मैं न्यूट्रिएंट्स की कमी आपके पत्तियों के ऊपर दिखाई देती है, वो पूरे का पूरा पीला होता है। लेकिन अगर दूसरी बात, अगर आप खेत में जाते हो, खेत में जाके आप अपनी फसल को अच्छे तरीके से देखते हो, अगर आपको पौधे सूखे हुए मिल रहे हैं और वहां पे आपको कोई पेस्ट, इंसेक्ट, कोई इस तरह की चीज नहीं मिल रही है, कोई सुंडी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब वो रोग है। रोग आपको नंगी आंख से नहीं दिखेगा, उसका जो मेन कारण है वो आपको नहीं दिखेगा, आपको उसके लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन अगर पेस्ट या इंसेक्ट आया है तो फिर वो आपको नंगी आंख से दिखाई देगा कि ये सुंडी है, ये सकिंग पेस्ट आया हुआ है, ये हॉपर है, वो दिखाई देंगे। रोग में वो दिखाई नहीं देंगे। रोग की सबसे बड़ी पहचान ये होती है। और दूसरी बात, धान पे बहुत से रोग आ जाते हैं, जैसे शीत ब्लाइट एक बहुत अहम रोग है। पौधे पे ऊपर धब्बियां बनने, छोटे छोटे धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं और ऊपर तक जाके पौधे को सुखा देते हैं। बेसिकली ये राइजोकोटोनिया नाम की फंजाई होती है जो कि पौधों को खराब करती है। ये नुकसान करने वाली फंगस है। जब ये खेत में होगी, ये ज्यादा बढ़ जाती है तो ये मल्टीप्लाई होकर पत्तियों पे आती है और उसको सुखाना शुरू कर देती है। और दूसरा, इसके बाद एक पायरोक्लेरिया, ये भी एक फंजाई है। ये पत्तियों पे आती है, वहां पे धब्बे बनाने शुरू करती है। अगर ये लीफ पे अटैक करती है तो लीफ ब्राउन कलर का होकर सूखना शुरू हो जाता है, तो उसको लीफ ब्लास्ट बोल देते हैं। अगर ये नोड पे आती है तो नोड सूखना शुरू हो जाता है। ऐसे ही अगर ये नेक पे आती है पौधे के तो ये नेक ब्लास्ट के फॉर्म में आ जाती है। ये पायरोक्लेरिया एक फंजाई होती है, ये पौधों को नुकसान करती है। तीसरा, इसके बाद एक, ये जो मैंने दो पहले आपको बताए, ये दोनों फंजाई है, फंगस की वजह से आने वाले। अभी एक और चीज आती है, वो है बैक्टीरिया, ज़ैंथोमोनास ओराइज़ी। ज़ैंथोमोनास अगर अटैक करता है वो बैक्टीरिया, तो वो पौधे की टिप से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ बढ़ता है उसका जो अटैक है। तो पौधे का पत्ती सूखते हुए ऐसे रोल होनी शुरू हो जाती है और कुछ दिनों के बाद आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पौधे जैसे किसी ने झाड़ू उल्टा करके रख दिया, वो ऐसे रोल हो जाते हैं। तो वो ज़ैंथोमोनास है। हमारे किसान भाई अक्सर यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं दोनों बीमारियों को। होता क्या है कि अगर आपके खेत में शीत ब्लाइट या ब्लास्ट आया हुआ है तो आपको उसके लिए फंजीसाइड यूज करना है। अगर आपके खेत में ज़ैंथोमोनास का अटैक है तो आपको एंटीबायोटिक यूज करना है। अगर हम उस पे एंटीबायोटिक यूज कर देंगे शीत ब्लाइट पे या इन चीजों पे, तो वो उसका कम रिजल्ट दिखाई देगा, बल्कि दिखाई नहीं देगा। अगर हम इस पे कोई फंजीसाइड यूज कर देंगे बीएलबी पे, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बीमारी कैसी है उसको पहचान के ही उस तरीके से उसका इलाज किया जाना चाहिए। इसके बिना फॉल्स स्मार्ट आता है। आपका धान बिल्कुल पकने पे होता है तो उसके जो दाने हैं उनके ऊपर येलो कलर की गंठी बननी शुरू हो जाती है। ये भी एक घातक बीमारी है, कई वैरायटियों में आती है। आजकल बहुत सी वैरायटियां आ गई हैं जिनमें ये बीमारी नहीं आती। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने पिछले कुछ एक टाइम से बासमती के क्षेत्र में अपने आप को बहुत ग्रो किया है। तो बासमती में एक बहुत बड़ी बीमारी फुट रॉट की आती है। फुट रॉट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। फुट रॉट भी बोल देते हैं, कई लोग इसको बकाने डिसीज बोल देते हैं, कई लोग इसको झंडा रोग बोल देते हैं। पूरे नॉर्थ रीजन में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लेकिन बेसिकली इसकी जो फंजाई है वो एक ही होती है, फ्यूजेरियम उनिलिफॉर्म होता है इसके अंदर। एक सोयल से वो मल्टीप्लाई होके आपके पौधे की जड़ों में आती है और वहां पे एक एसिड रिलीज करती है, एंजाइम रिलीज करती है, जिबरेलिन नाम। जैसे ही वो छोड़ती है वो पौधा बढ़ता है और वो सूखना शुरू हो जाता है। तो ये फुट रॉट की डिसीज है, ये बहुत घातक है बकाने के लिए।
तो हमारे लोग क्या करते हैं, इनके लिए अलग अलग से फंजीसाइड बहुत से यूज करते हैं, अलग अलग केमिकल मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि इस पे यूज किए जाते हैं। किसान भाइयों के लिए मैं इनका सब बीमारियों का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान हल बताने वाला हूँ आज। अगर लोग उसको फॉलो करें तो बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारे सामने आ रही हैं उनको वो एकदम जड़ से मिटा सकते हैं। लेकिन उसको एक बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना होगा, उनको ये जानना होगा कि बीमारी आती कहां से है, हमें वहां से रोकना। उसको हम रोकने की कोशिश वहां पे करते हैं जब बीमारी फैल चुकी होती है, हम उसके लक्षण देखते हैं, इसीलिए हमारा खर्चा बढ़ता है, बार बार हमें अलग अलग तरह के फंजीसाइड यूज करने पड़ते हैं। बीमारी आती कहां से है? बीमारी आपके खेत में सीड से भी आ सकती है, लेकिन हमारे 99% फार्मर सीड ट्रीटमेंट करते हैं उसको रोकने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा जो इनका ठिकाना है वो है सोयल। सोयल से आती है बीमारी। सोयल से कैसे आती है? लास्ट ईयर मान लीजिए हमारे खेत में कोई क्रॉप था तो वहां पे कोई डिसीज आई थी, हमने जब वो क्रॉप काटा, हार्वेस्ट किया, तो उसमें से बहुत से स्पोर सोयल पे गिर गए और वो सोयल में ऐसे पड़े रहेंगे, तब तक पड़े रहेंगे जब तक उनको फैलने के लिए प्रॉपर जितने टेम्परेचर की जरूरत है वो दोबारा से नहीं आ जाएगा। वो नेक्स्ट ईयर आएगा उसी टाइम पे। मान लीजिए 39-40 डिग्री पे उस फंगस ने मल्टीप्लाई होना है 94-95 डिग्री की ह्यूमिडिटी पे, परसेंट की ह्यूमिडिटी पे। तो जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो पत्तियों पे आने शुरू हो जाएंगे। तो आए कहां से? वो आए आपकी सोयल में से, और वो पूरा साल वहां पे पड़े रहेंगे। अभी आपने धान ट्रांसप्लांट करना है लेकिन वो स्पोर्स, वो अंडे उन बीमारियों के वो आपके खेत में पड़े हुए हैं, तो हमें उनको वहां पे ही खत्म कर देना है, भले ही वो ब्लास्ट के हो। नॉर्मल अगर हम केमिकल में जाएंगे तो ब्लास्ट के लिए और कोई यूज करना पड़ेगा फंजीसाइड, शीट ब्लाइट के लिए कोई और यूज करना पड़ेगा, फिर अगर आपका BLV आता है तो उनके लिए तो चलो अलग से एंटीबायोटिक यूज करना ही है, तो बकाने के लिए और अलग से 2-3 करने पड़ते हैं। लेकिन सभी के लिए एक मात्र आसान हल अगर ढूंढना हो तो हमारा प्रोडक्ट संजीवनी है। संजीवनी ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम का एक प्रोडक्ट है, बेस्ड है इस पे। अगर हम इसको सोयल में डालते हैं तो ये जितनी भी नुकसान करने वाली फंगस बाद में आके आपकी क्रॉप को खराब करेगी, ये पहले से इनको वहां पे ही रोकने का काम करती है। ये धीरे धीरे उनको समाप्त करना शुरू कर देती है, नुकसान करने वाली फंगस को धीरे धीरे डाउन करना शुरू कर देती है, उनकी मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे उनकी मात्रा कम होगी आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और वो ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा अच्छा ईल्ड देगी। तो सर जब हम रोग की बात करते हैं फसल में तो किसानों के बीच में काफी तरीके के मिथ्स होते हैं कि ये इस फसल की बीमारी को किस तरीके से ट्रीट किया जाए। तो उन मिथ्स को आप अगर कुछ बताना चाहें और उन मिथ्स को किसान कैसे अवॉइड कर सकते हैं और सही तरीके से अपनी फसल को ट्रीट कर सकते हैं, तो हाँ, इसके लिए मैं किसान भाइयों से सबसे बड़ा यही निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए क्रॉप आपकी है, डिसीज मेरे को पता है, आपको भी पता है कि मेरे खेत में ये हर साल ही आती है तो अब की बार भी आएगी, तो इसको रोकें कब? इसको पहले से रोकने की प्रवृत्ति हमें पैदा करनी होगी कि हमें इसको पहले से ही रोकना है। हमें इसके लिए वेट नहीं करना है कि ये खेत में आएगी, बढ़ेगी, फिर हम इसको कंट्रोल करेंगे। वो सोयल में पड़े हुए स्पोर्स हैं। किसान की फसल सबसे ज्यादा इन चीजों से प्रभावित होती है। देखिए मैम, किसान जो सोयल है, सोयल लाखों करोड़ों स्पोर्स हैं, अलग अलग फंगस के, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया के, वो हमेशा सोयल में मौजूद रहेंगे, हम उनको खत्म नहीं कर सकते। अगर हमने उसको खत्म कर दिया तो हमारी सोयल है जो भूमि है वो बंजर हो जाएगी, तो वो हर हालत में रहेंगे। अब किसान की फसल की ईल्ड किस चीज पे प्रभावित करेगी? अगर आपके खेत में मित्र फंगस बहुत ज्यादा मात्रा में है तो आपकी क्रॉप बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि वो जितने मित्र फंगस हैं, मित्र बैक्टीरिया हैं, वो आपकी क्रॉप को बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाएंगे, बेनिफिशियल एंजाइम देंगे, उनकी जड़ों को बढ़ाएंगे, जड़ों को गलने से बचाएंगे, वो काम करेंगे। अगर वो ज्यादा है तो आपकी फसल अच्छी होगी। लेकिन अगर बाई चांस आपके सोयल में नुकसान करने वाली फंगस है, जैसे कि पायरिकुलेरिया बहुत बढ़ गया है, फ्यूजेरियम भी बढ़ गया है, तो क्या होगा? ये फंगस दूसरों के ऊपर हावी हो जाएगी और ये आपकी जड़ों को गलाएगी, आपके तने को गलाएगी, आपके पत्तों को खराब करेगी और फिर आपकी ईल्ड कम होगी, आपको स्प्रे भी बार बार करने होंगे। तो किसान की नॉर्मल जो मिथ है वो ये है कि जैसे ही डिसीज दिखेगी हम उसको कंट्रोल करेंगे। होनी क्या चाहिए? होनी ये चाहिए कि हमें उनको पहले से ही रोकना है। हमें पता है कि ये समस्या आएगी, इसको रोकना है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा बहुत साल पहले बहुत सी बीमारियां आया करती थी, जैसे चेचक का रोग था और भी आते थे, तो
हमारे लिए जो अलग अलग मेडिसिन विकसित किए गए, हम बच्चों को जन्म के बाद ही तुरंत ही उसकी डोज लगवा देते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है कि डिसीज अगर आपके शरीर में आ गई, आपके बच्चे के शरीर में आ गई, तो कुछ ना कुछ लॉस तो करके जाएगी जी। वो 5% भी हो सकता है, वो 50 भी हो सकता है। तो डिसीज को हमें पहले से रोकना है, उनको आने ही नहीं देना है। जैसे हम अपनी बॉडी में करते हैं, हमारे बच्चों की लाइफ के लिए करते हैं कि ये जितने भी बीमारियों के बूस्टर डोज हैं या नॉर्मल डोज है वो पहले ही लगवा देते हैं, ऐसा ही खेत में करना है। बीमारी को आने से पहले ही रोक देना। और ये जैविक फंजीसाइड आपके पास है, ये बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है। अगर आप इसको सोइल में डालोगे तो आपके आने वाले टाइम की जो समस्याएं हैं, जो आज को 1 महीने बाद आएगी, कोई 1.5 महीने बाद आएगी, तो उन पे प्रतिबंध लगना शुरू हो जाता है। तो जैसा आपने अपने प्रोडक्ट संजीवनी के बारे में बताया, तो ये खेत में किस तरीके से काम करता है और ये किस तरीके से जो नियंत्रण है बीमारी का उसको प्रभावी बनाता है? बिल्कुल मैम, थोड़ा सा इस चीज को मैं सिंपल लैंग्वेज में आसानी से फार्मर्स को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए किसान भाइयों, आपने बहुत जगह पे देखा होगा, आप खेत में जाते हो तो कई बार क्या है कि वो एक अमरवेल नाम का एक वनस्पति होती है, वेल होती है, वो किसी पौधे के ऊपर गिर जाए तो अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देती है। वो पौधा पूरी तरह से उसके जाल से भर जाता है और वो पौधा सूख जाता है। उसका जो वेल है उसका काम क्या है, वो जिस पौधे पे गिरी उसकी पूरी खुराक को खींच लेती है, क्योंकि वो परजीवी है, दूसरों पे पलने वाली वेल, परजीवी वेल है। वो दूसरे जिस पौधे पे गिरेगी उसकी खुराक को खींच लेगी, उसको सुखा देगी, अपने आप को बढ़ा देगी। फिर वो दूसरे पे चले जाएगी, फिर उसको सुखा देगी, अपने आप को बढ़ा देगी। वो है एक परजीवी वेल। ऐसे ही ये जो ट्राइकोडर्मा है, ये है एक परजीवी फंगस। ये एक ऐसी फंजाई है, अगर आप इसको खेत में डालोगे तो जितनी भी नुकसान करने वाली फंगस हैं, ये उनके ऊपर मल्टीप्लाई होके उनको सुखा देगी, खत्म कर देगी। और वो फंगस अगर पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म हो जाएंगी, डिकम्पोज हो जाएंगी, इसकी खुराक बन जाएंगी, तो वो बाद में अटैक कहां से करेंगी? उनका रास्ता ही बंद हो जाएगा। जैसे कि आपने अगर संजीवनी का डिब्बा देखा हो तो आप देखेंगे उस पर थोड़ा मेंशन किया हुआ है, ये आपकी जो पौधे की रूट का जोन है उसके आसपास एक सुरक्षा चक्र बना देती है। उसके अंदर नुकसान करने वाली जितनी भी फंगस है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएंगी। अगर वो खत्म हो गई तो आपकी आने वाली जो डिसीजेस हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी जड़ है वो बिल्कुल व्हाइट दूध जैसी दिखेगी, मोटी दिखेगी। जितनी अच्छी जड़ होगी उतने ही ज्यादा वो न्यूट्रिएंट लेके आपके पौधे को देगी और उतना ही पौधा बीमारियों के प्रति तगड़ा रहेगा, मजबूत रहेगा और आपको यील्ड में फायदा मिलेगा। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि किसान पूरी तरीके से रियायत बरतते हुए भी अपनी फसलों का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि फसलों में अलग अलग तरीके की बीमारियां तब भी नजर में आ जाती हैं। तो उन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए किसान क्या कदम उठा सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बेसिकली होता क्या है कि बीमारी है जो अगर वो सॉइल में आपके नुकसान करने वाली जो फंजाई हैं उसका बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है, तो आप उस पर संजीवनी यूज करोगे, ये उसको तोड़ेगी। लेकिन वो 100% अगर नहीं खत्म हो पाया तो आपकी पत्तियों पे कहीं ना कहीं कभी बीमारी दिख सकती है। ये एक ही साल में कंट्रोल होने वाली चीजें है नहीं 100%, कुछ इस साल में कम होंगी, फिर नेक्स्ट ईयर में कम होंगे। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है और ना ही केमिकल के पीछे कोई दौड़ने वाली बात है। अगर बाई चांस आपने इसको यूज किया और कभी आपकी पत्तियों पे कोई बीमारी दिखाई दे तो हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, सूडोमोनास फ्लोरोसेंस बैक्टीरिया पे बेस्ड है, फसल रक्षक या बैक्टोवाइप। फसल रक्षक उसका पाउडर रूप है और बैक्टोवाइप है वो जो लिक्विड वर्जन है हमारा। आप इसको एज स्प्रे यूज कर सकते हो। हमारे फार्मर बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही इसको यूज करें तो 100% बीमारी का कंट्रोल मिलेगा। सूडोमोनास फ्लोरोसेंस जैसे ही हम स्प्रे में लेके जाते हैं, इसकी डोज 1 एकड़ में अगर हम पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे तो वो 2 किलो रहेगी और अगर हम इसको लिक्विड फॉर्म में यूज करेंगे तो 1 लीटर यूज करना है। इसको हम जब खेत में हम स्प्रे कर देते हैं तो ये बैक्टीरिया पौधे के अंदर जाके अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और जितने भी फंगस के स्पोर वहां पे नुकसान कर रहे होते हैं ये उनको खदेड़ के खत्म कर देते हैं। उसके साथ आपकी फसल पहले जैसी फिर से हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर बीमारी को पहले से रोकना है और आने वाले समय के लिए बीमारी के लेवल को धीरे धीरे नीचे लेके जाना है तो हमें ट्राइकोडर्मा संजीवनी को यूज करना है। वो 2 किलो प्रति एकड़ में यूज करनी है। उसका लिक्विड वर्जन भी हमारे पास है, बायोहर्ज के नाम से है, वो 1 लीटर भी हम यूज कर सकते हैं। अगर बीमारी आने के बाद रोकना है तो हमें संजीवनी या बायोहर्ज को यूज नहीं करना है, फिर हमें फसल रक्षक 2 kg या हमें ये 1 लीटर बैक्टोवाइप की स्प्रे करनी है।
तो ये बीमारी को 100% कंट्रोल करने में सक्षम है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट लेवल पर, तो आपकी कंपनी आईपीएल बायोलॉजिकल्स और गवर्नमेंट किस तरीके के इनिशिएटिव्स उठा रही हैं ताकि जैविक उर्वरक और जैविक कीटनाशक की पहुंच को किसानों तक आसानी से पहुंचाया जा सके? बिल्कुल मैम, आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 4-5 साल से बहुत जोरदार तरीके से लोगों को आगाह कर रही है, जानकारी प्रदान कर रही है। यहाँ तक कि कई बार आपने मोदी जी का मन की बात भी एक बार उन्होंने विशेष जिक्र किया था, इवन के लाल किला से जो उन्होंने संबोधन किया था देश के नाम, उन्होंने जैविक खेती शब्द बार बार यूज किया था कि हमें इसकी ओर मुड़ना है, जैविक खेती ही हमारा फ्यूचर होने वाला है। तो वो लोगों को आगाह कर रहे हैं। और हमारी कंपनी है, जो हमारी कंपनी रिसर्च बेस्ड कंपनी है, इंडिया नंबर 1 बायोलॉजिकल कंपनी, माइक्रोबियल कंपनी ये मानी जाती है। तो हमारे प्रोडक्ट लोगों के भरोसे को कायम रखते हुए इस नेटवर्क को बहुत बड़ा करने में हम लगातार कामयाब हो रहे हैं कि बहुत से लोग हैं वो केमिकल से हटते हुए धीरे धीरे जैविक उर्वरकों, जैविक फंजीसाइड और जैविक जो इंसेक्टिसाइड है इन पे आना शुरू हो जाए। सबसे बड़ा फायदा ये मात्र किसानों का फायदा नहीं है, ये हमारे उन लोगों का भी फायदा होने वाला है इसके साथ जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, जो वो अनाज खा रहे हैं, जो उनके पास सब्जियां आ रही हैं, जो उनके पास और चीजें खाने लायक खेतों से आ रही हैं, उसमें इतना ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड का रेसिड्यू आ रहा है कि उसको देख के आत्मा हिल सकती है। तो ये हमारी कंपनी का हमारा जो उद्यम है वो सबसे पहला यही है कि हमारी कंपनी कभी भी किसी भी हालत में कोई भी केमिकल मार्केट में नहीं लेके आएगी। हम 100% जैविक के पे काम करेंगे ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित खा पाएं, अच्छा खा पाएं और ऐसा खा पाएं कि जिसके अंदर कोई भी केमिकल या कोई भी जहर की मात्रा ना हो। आज कृषि जागरण के साथ जुड़कर क्या आप किसानों को, हमारे किसान दर्शकों को कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो थोड़े अवेयरनेस उनके अंदर बढ़े? हाँ बिल्कुल मैम, मैंने अपनी ओर से बहुत आभार प्रकट करता हूँ कृषि जागरण टीम का कि ये मौका मेरे को मिला और ये जो बातचीत है जो आज हमने यहाँ पे की है, तो मेरे ख्याल से ये लोगों को इन चीजों के प्रति जागरूक जरूर करेगी कि जो वो यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर जो वो यूज कर रहे हैं उसकी मात्रा को कम कैसे किया जाए, या वो जो यूज कर रहे हैं क्या उसके पौधे उनको पूरा ले पाएंगे, या ऐसा भी है कि जो हम अपने खेतों में इंसेक्टिसाइड डाले जा रहे हैं, जो हमें फंजीसाइड यूज किए जा रहे हैं, क्या वाकई हमें उसकी जरूरत भी है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये यहां से जब ये चीज लोगों तक जाएगी तो लोग इसके प्रति अवेयर होंगे, फायदा मिलेगा। और जो आने वाली एग्रीकल्चर है, अगर हम इसको सुधारने में कामयाब रहे तो कृषि जागरण का भी मैं मानता हूं बड़ा रोल रहेगा। इन चीजों को धीरे धीरे प्रमोट कर रहे हैं और मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा कि हमें जानना होगा कि जो केमिकल हमारा नुकसान कर रहे हैं इसको हमें कम करना ही करना है। अगर हम इसको कम नहीं कर पाए तो ये हमारा आने वाला फ्यूचर है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ही खत्म कर देंगे। अब मैं कृषि जागरण के माध्यम से किसान भाइयों को आग्रह करना चाहूंगा कि वो इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी क्रॉप वो खेतों में से उत्पादन करके लाने वाले हैं वो हमारे बच्चों ने, हमारे पड़ोसी के बच्चों ने, हमारे रिलेटिव्स के बच्चों ने खानी है और हमें उनमें कम से कम केमिकल का यूज करना चाहिए जहां तक हो सके। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप अपना यील्ड कम करें, मैं ये कहीं नहीं कहूंगा कि आप अपना नुकसान करवाएं, लेकिन जहां तक हो सके हमारे पास जितने जैविक हल हैं हम उनको अपनाते हुए धीरे धीरे आने वाले टाइम में इनकी मात्रा को कम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़े थे डीजीएम नॉर्थ आईपीएल बायोलॉजिकल से मिस्टर गगनदीप सिंह। आशा करते हैं आज की इस वार्तालाप में किसान दर्शकों को बहुत सी नई चीजें सीखने को मिली होंगी जिससे वो अपनी फसल को और उपजाऊ और लहलहायित बना पाएंगे। धन्यवाद।